हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित कुमार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है, एलर्जी क्या होती है, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। जब हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट करा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो इस चैप्टर के अंदर हमने बोला था कि हम इसे 3 फेजेस में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फेज था आपका डिसीज के बारे में, सेकंड फेज था आपका इम्यूनोलॉजी के बारे में, थर्ड फेज था आपका ड्रग्स के बारे में। तो अभी ये सेकंड फेज चल रहा है, तो इसमें हम इम्यूनोलॉजी को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज अ branch of science. Immunology is a branch of a science that study the immune system, its response, and interaction with the pathogen, focusing on the mechanism for a defense and the principle of self and the non-self discrimination. Means immunology is a branch of science, मतलब एक साइंस की ब्रांच है that study the immune system, that study the immune system. अब immune system क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन पैथोजन जब हम किसी पैथोजन को बोलते हैं कि पैथोजन अटैकिंग दैट सेल, पैथोजन अटैकिंग दैट बॉडी, पैथोजन एंटर इन द बॉडी, पैथोजन आउटसाइड इन द बॉडी। जब हम पैथोजन की बात करते हैं तो पैथोजन के अंदर आपके सारी चीजें आती हैं। आपका बैक्टीरिया भी आता है, आपका वायरस भी आता है, आपकी फंजाई भी आती है, आपके प्रोटोजोआस भी आते हैं, आपके हेलमिंथीज भी आते हैं। ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। एक कॉमन टर्म है पैथोजन। ओके, इन द सिस्टम, इन द इम्यून सिस्टम। अब कोई भी पैथोजन जब किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है, जब किसी ह्यूमन होस्ट के अंदर एंटर होता है, तो उसकी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट में एक डिफेंस सिस्टम ट्रिगर कर होता है, एक डिफेंस सिस्टम स्टार्ट होता है। उस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। उसे डिफेंस करने के लिए आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इट्स रिस्पॉन्सेज। अब उस इम्यून सिस्टम के क्या क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट, उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और हमारा इम्यून सिस्टम अपनी खुद की सेल और उस पैथोजन में कैसे डिफरेंस कर पाता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके की जो स्टडी होती है साइंस में, उसकी जो ब्रांच है साइंस की, तो इसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी रेफर्स टू द बॉडी एबिलिटी टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स इम्यूनिटी कहलाता है। तो रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड डिफाइंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड द फॉरेन सब्सटेंसेस। तो क्लियर हुआ यहाँ पे इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इम्यून system and the analyzing against the pathogen, how it interact, response, or how it become how it become discriminate between the self and the non-self cell of the body. Okay, सो इम्यूनोलॉजी को पढ़ने से पहले या फिर हम इम्यूनिटी को पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ कॉमन टर्म्स आती हैं, इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म्स होती है वो होती है आपकी इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो होती है आपकी इम्यून रिस्पॉन्स। द बॉडी कोऑर्डिनेट्स एंड रिएक्टेड टू अ पर्टिकुलर पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंसेस। मतलब किसी भी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसका, उसकी बॉडी का रिएक्शन। उसे हम इम्यून, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिएक्शन, इम्यून सिस्टम ट्रिगर। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म ही इम्यून है हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। दूसरा होता है साइटोकाइन। क्या होता है? स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज बाय द इम्यून सेल्स टू कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। तो इसे हम साइटोकाइन कहते हैं। मतलब साइटो, आप इस वर्ड को देखो, साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल्स, ठीक है, साइटो। और काइन का मतलब होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। साइटोकाइन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल से सिक्रीट होते हैं, उन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल, बेसिकली अ सिग्नल मॉलिक्यूल जो सेल से सिग्नल को लेकर के जाएंगे और सेल के पास सिग्नल को लेकर के आएंगे, तो उन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। बेसिकली साइटोकाइंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं आपके इम्यून सेल से। जब हम साइटोकाइंस की बात करते हैं तो ये रिलीज ही होते हैं बेटा आपके इम्यून सेल से। नेक्स्ट है एलर्जन। एलर्जन इज एनी एंटीजन दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। अब आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एलर्जीज के बारे में आपने सुना होगा। किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है। तो ऐसी बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। तो जो भी पार्टिकल एलर्जी को कॉज करता है उसे हम एलर्जन कहते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल क्या होती है? प्लाज्मा सेल बेटा बेसिकली क्या होती है? ये एक मैच्योर्ड
या फिर हम बात करें ये एक तरीके से बी सेल होती हैं जो काफी ज्यादा मैच्योर्ड हो चुकी होती है। देखो, आपने बी सेल टी सेल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं इसी वीडियो के अंदर कि बी सेल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा सेल बेटा क्या होता है कि जो बी सेल होते हैं ना, वो वापस में वो एक तरीके से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, या फिर हम कहें मैच्योर्ड हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल में, प्लाज्मा सेल जिन्हें कहा जाता है, और वही प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी, टिपिकली थ्रू वैक्सीनेशन। देखो, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है एक तरीके से वैक्सीनेशन। ठीक है। आप किसी बॉडी को इम्यूनाइज्ड कर रहे हो तो आप उससे इम्यूनाइज वैक्सीन के थ्रू करोगे, तो इसीलिए ये एक सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, जिनका मतलब सेम ही है। इम्यूनाइजेशन का मतलब है वैक्सीनाइजेशन करना किसी भी बॉडी का। ओके, द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी, आप वैक्सीन देते हो तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, आप उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डालते हो या फिर उसके अंदर वीक एंटीजन डालते हो। तो इस तरीके से उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक इम्यूनिटी ट्रिगर होती है उस पैथोजन के अगेंस्ट में, और उसकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है। ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू अवॉइड द अटैकिंग अटैकिंग सेल्फ टिश्यू। ठीक है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम के पास ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी टॉलरेटिंग पावर होती है कि वो अपनी सेल्फ अटैकिंग टिश्यू टिश्यू को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, मतलब सेल्फ अटैकिंग जो सेल्स होती हैं या फिर टिश्यूज की बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी टॉलरेटिंग पावर है कि वो डिफरेंशिएट कर सकती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। अभी मैंने आपको जब बताया था इसकी डेफिनेशन में ही, तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी है, एक टॉलरेंस पावर है, ताकि वो अपनी खुद की सेल और दूसरी सेल में जो पैथोजेनिक सेल है उसमें डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट है एंटीजन क्या होता है। देखो, एंटीजन क्या है बेटा, एंटीजन एनी सब्सटेंस दैट द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एज अ फॉरेन एंड कैन ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब, इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे जब भी मैंने पैथोजन की बात करी, वो पैथोजन ही बेटा बेसिकली क्या है, एक एंटीजन है। ठीक है। अब वो पैथोजन हमारी बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को अगर ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, अगर उसने हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन गया है और उसने ट्रिगर कर दिया है इम्यून सिस्टम, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये बात कर दिया है, ये क्यों बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि काफी सारे ऐसे पैथोजन होते हैं जो काफी ज्यादा वीक एंटीजन होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं करते हैं। लेकिन जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में जाने के बाद इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, तो दैट इज एंटीजन। ठीक है। और वो एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एक प्रोटीन बनाती है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, या फिर हम कहें इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यही लिख रखा है बेटा यहाँ पे। सो एंटीबॉडी, immunoglobulin, a protein produced by B cell that is specifically binds to an antigen and helps to neutralize and eliminates it। मतलब एंटीबॉडी क्या होती है, मैंने अभी आपको प्लाज्मा सेल के बारे में बताया था, यही प्लाज्मा सेल्स आपकी सिक्रीट करती हैं आपकी एंटीबॉडी। ठीक है। और ये एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलस, और ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी के बारे में भी। पैथोजन, पैथोजन के बारे में, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया वायरस दैट कॉज अ डिसीज इन अवर बॉडी। तो इस स्लाइड में हमने डिस्कस करा, हमने कॉमन टर्म्स के बारे में, पैथोजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, साइटोकाइंस क्या होते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, टॉलरेंस पावर क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लुइस पास्चर, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है बेटा, इसे हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे अभी। अभी पढ़ते हैं हिस्ट्री को। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, ये कभी कभार एक पर मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेता है। लुइस पास्चर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न immunology and vaccinology for the developing the concept of germ theory and the creating vaccine disease like rabies। तो कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न इम्यूनोलॉजी एंड वैक्सीनोलॉजी के फादर कौन है, वो है लुइस पास्चर। और सबसे इनसे भी पहले एक आए थे एडवर्ड जेनर बेटा। ठीक है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन क्रिएट करी थी, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था। ये बात जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, ही did not explain the underlying biological principles of the immunity। Here, मतलब
सबसे पहले एडवर्ड जेनर आए, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन क्रिएट करी, बट उन्होंने डिफाइन नहीं करा मैकेनिज्म की इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज है, जो वैक्सीन है, वो किस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, इम्यूनिटी का जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करा। फिर उसके बाद लुइस पास्चर आए थे 18 सेंचुरीज में लुइस पास्चर आए, और उन्होंने उन्हें कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी एंड द वैक्सीनोलॉजी, और उन्होंने रेबीज के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप करी थी। अब अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इम्यूनोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स होते हैं ना। अब उन सिस्टम में से कौन सा सिस्टम जो होता है, आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, तो न्यूरल सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सारे के सारे अपना 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपने 11th में भी इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो अब बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये लिम्फेटिक सिस्टम बेटा बेसिकली हेल्प करता है इम्यूनिटी में, या फिर हम बात करें इम्यून डिफेंस सिस्टम ही यहीं से स्टार्ट होता है, या फिर हम बात करें कि ये एक तरीके से फ्लूइड कंटेन करता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में कितने सेल्स आते हैं, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ अ ऑर्गन, vessels and the tissue that helps to protect the body from the infection and maintain fluid balance. It transport a clear fluid called the lymph. अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात हो रही है, तो उसके अंदर फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कलरलेस होता है, थोड़ा कलरलेस होता है, विच कंटेन द व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मीन्स जैसा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क है, एक जाल है फैला हुआ, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के नियर बाय, ठीक है, और वेसल्स का, दैट और टिश्यूज में फैले हुए। और ये नेटवर्क जो है, ये कंटेन करता है स्मॉल स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल वेसल्स, ठीक है, जो कंटेन करते हैं हमारा लिम्फ को। इस लिम्फ का काम क्या होता है? इस लिम्फ का काम होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, और एक तरीके से फिल्ट्रेट करना बैक्टीरिया को, और वापस उसे ब्लड से बाहर भेजना। ठीक है, ये होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ का काम। अब की फंक्शंस क्या होते हैं? की फंक्शंस होते हैं रिमूविंग द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू प्रिवेंट स्वेलिंग। जब स्वेलिंग वगैरह होती है तो आप देखते हो ना कि सूजन पटक जाती है। जब सूजन होती है किसी की बॉडी में, तो वो सूजन पटकती कैसे है? क्योंकि हमारी बॉडी में हर जगह लिम्फेटिक लिम्फ टिश्यूज हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, या फिर हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में फैला पड़ा है। तो हमारी बॉडी में जिस भी पार्ट पे अगर जैसे हमें स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग आने के बाद इंटरनल ऑर्गन में जैसे हम बात करते हैं स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, किसी बोन में स्वेलिंग हो गई है, बोन टूट गई है, जब स्वेलिंग आती है तो उसमें से क्या होता है कि फ्लूइड बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि उस जगह पे ना काफी ज्यादा टिश्यू पे फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो उस फ्लूइड को ऑस्मोटिक बैलेंस के जरिए उसमें से काफी ज्यादा फ्लूइड को ब्लड में ट्रांसफर करेगा, जिससे स्वेलिंग पटक जाएगी, या फिर हम कहें स्वेलिंग कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के, ए डी ई के, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्ट सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सपोर्टिंग इम्यून सिस्टम, सपोर्टिंग इम्यून सिस्टम डिफेंस बाय ट्रांसपोर्टिंग इम्यून सेल एंड फिल्टरिंग पैथोजन वाया लिम्फ नोड एंड द अदर लिम्फोइड ऑर्गन। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, और ये लिम्फ जो होता है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, लिम्फ वेसल्स में के थ्रू ट्रैवल करता है और अपना वर्क करता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। देखो बेटा, ये सारे के सारे ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें तो मैंने कुछ 4-5 दिखा रखे हैं। टॉन्सिल्स होते हैं, डायफ्राम होता है, स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, थाइमस होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे शरीर में लिम्फ वेसल्स पहले पड़े हैं। तो जहां पे भी चोट वगैरह लगती है आपको और वहां पे स्वेलिंग होती है बेटा, उस स्वेलिंग को पटकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके लिम्फ वेसल्स की। ठीक है,
तो लिम्फ वेसल्स होंगे, अच्छे से काम करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके जो आर्म पिट्स होते हैं, आर्म पिट्स मतलब जिसे बगल कहते हैं, तो उस बगल में कभी कभी गांठें पड़ जाती हैं। तो क्या होता है, वो लिम्फ नोड ही स्वेल हो जाते हैं। जब आप ज्यादा ही अपने हाथों को ऐसे खोल देते हैं, तो जब ऐसे खोल देते हो अपने हाथों को, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से गांठें पड़ जाती हैं। तो वो गांठें भी क्या होते हैं, वो स्वेलिंग लिम्फ नोड ही होते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ आपको लिम्फ नोड्स के बारे में। ये बहुत पूरी बॉडी में फैले जाते हैं। कभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे गांठें सी हो जाती हैं, ठीक है, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाती हैं। कि जैसे ही आपकी बॉडी में नॉर्मल बॉडी सर्कुलेशन आता है, तो धीरे धीरे करके आप एक दो बार गर्म पानी का सेक लगाएंगे, या फिर आप ठंडे पानी से सिकाई करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके नॉर्मल डाउन हो जाता है। आप उसे प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे तो धीरे धीरे स्वेलिंग पटक जाती है, फिर कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स, अब जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, इस फिगर को हम जूम कर लेते हैं। तो आपको फिगर दिख पा रही होगी। तो इस फिगर में आपने हल्के हल्के से ना यहाँ पे एक नोड्स बने होते हैं बेटा। ये नोड्स यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये नोड्स आपको दिख रहे होंगे। ये 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 नोड्स, ये छोटे छोटे, इन्हीं को कहा जाता है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स आर द स्मॉल बी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, लोकेटेड अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। अब जैसे जैसे इस पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स जा रहे थे, लिम्फेटिक वेसल्स जा रहे थे ऐसे करके पूरी बॉडी में, तो यहाँ पर कोने पे लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है बेटा इनका। लाइक किडनी बीन्स की शेप होता है, किडनी का भी आपका ऐसे फिगर होता है। दे फिल्टर द लिम्फ फ्लूइड। अब इनमें से जो फ्लूइड बह रहा होता है, लिम्फ फ्लूइड जो बह रहा होता है, जो स्वेलिंग को कम करता है, या फिर हमका जो वाइटामिन को ट्रांसफर करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, उन्हीं सबको फिल्टर करते रहते हैं, ट्रैपिंग द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। दे आर द साइट ऑफ इम्यून सेल्स लाइक lymphocytes रिकॉग्नाइज एंटीजन लॉन्च एंड इम्यून रिस्पॉन्स। इसी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही बेटा, इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर या फिर हमका लिम्फ नोड्स के अंदर ही आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इम्यून सिस्टम को एक तरीके से लॉन्च करते हैं। अब देखो, अब इस लिम्फ नोड का काम क्या है, मैंने आपको बताया लिम्फ नोड के काम क्या है। लिम्फ नोड का काम है, एक तो सबसे पहला फिल्ट्रेशन इसका काम है, दूसरा बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है फ्लूइड का बॉडी के अंदर, ठीक है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है ये लिम्फ नोड्स, और यही एक इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये जो आपकी बॉडी में हार्मनेस चल रही है, जो आपकी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, उसमें से हल्का सा डेविएशन आ गया था, फॉर एग्जांपल आपकी स्वेलिंग हो गई थी, या फिर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया था, तो उसे उसने फिल्टर कर दिया, स्वेलिंग को रोक दिया, ठीक है। तो एक तरीके से उसने आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स का काम किया, ठीक है, लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट है स्वेलिंग। swallow and lymph nodes often indicates infection or the immune activation। swollen lymph node, आप मैंने भी बताया था आपको आर्म पेट्स का एग्जांपल लेकर के, कि आपने सुना होगा बगल में मोटी मोटी गांठें पड़ गई हैं। तो लिम्फ नोड्स आर द इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द इम्यून एक्टिवेशन। तो जब भी आपकी बॉडी में ऐसे गांठें पड़ने लगी, ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, वो आपको दवाई देगा। आप अगर चाहें तो, जैसे आर्म पेट्स का मैंने एग्जांपल बताया, तो आप उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर आप चाहें तो आप गर्म पानी का सेक लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों से ही वो चीजें ठीक हो जाती है, और इसमें ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इन सीवियर केसेस में जरूरत पड़ती है मेडिकेशन की। नेक्स्ट है, अभी हमने लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ा। ये किडनी शेप के होते हैं, और ये लोकेट होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन। अब लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं? दे आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट प्रोड्यूस और हाउस द इम्यून सेल्स। अब लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर हमारे इम्यून सेल्स रहते हैं। उन लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर जिनके अंदर हमारे इम्यून सेल्स रहते हैं, उन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस आते हैं। याद रखना है बेटा, ये चीजें पूछी जाती हैं नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा। बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं आपके लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड म्यूकोसल एसोसिएटेड माल्ट, गाल्ट, बहुत सारे होते हैं, माल्ट होता है और गाल्ट होता है, ठीक है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू,
इसमें गट एसोसिएटेड, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू। क्लियर हुआ? तो हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। यही हमारा एक इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क क्या होता है, और हमारे लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं आपके बोन मैरो एंड द थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं आपके म्यूकोजल एसोसिएटेड माल्ट और गाल्ट, ठीक है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, एक्सेट्रा। ठीक है। देखो, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं अपनी इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी के कितने टाइप होते हैं, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने इम्यून सिस्टम के आने वाला कौन सा उस इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा, तो पूरे इम्यून सिस्टम में जो आपके ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है और उन्हें स्टोर करता है, यही सारी चीजें। ठीक है। अब स्टोर करने के बारे में बात करिए, जहां से आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया, इट इज अ रिस्पॉन्स विच इज ट्रिगर अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी। सो अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इमडेट इम्यूनिटी। फिर उसके बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी को डिवाइड करते हैं नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। सम इज नेचुरल पैसिव एंड द एक्टिव, एंड सम इज आर्टिफिशियल पैसिव एंड द एक्टिव। चलो हम धीरे धीरे करके इस बारे में पढ़ते हैं क्या होती है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी एक होती है इनबॉर्न, एक होती है एक्वायर्ड। इनबॉर्न को ही हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर हम कहें इनहेरिटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड को ही हम अडेप्टिव या फिर हम कहें लर्नड इम्यूनिटी कहते हैं। अब इनबॉर्न का मतलब क्या है कि जब बेबी पैदा होता है, उसके साथ ही पैदा होती है, उसके साथ वो अपने कैरी करके ले ही लाता है उन इम्यूनिटी को हम इनहेरिटेड या फिर हम कहें इनबॉर्न या फिर हम इनेट इम्यूनिटी। मैंने तीन टर्म बोली, इनबॉर्न, इनेट और इनहेरिटेड। इन तीनों का मतलब सेम ही है, इम्यूनिटी। ठीक है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनहेरिटेड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। क्लियर? तो ये एक तरीके से नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक नहीं होती, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं होती, बॉडी में पहले से ही रहती है, ट्रांसफर होती है मदर से फीटस के अंदर। ठीक है, इमीडिएट एंड मैक्सिमम रिस्पॉन्स, और इसके रिस्पॉन्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। नो बिल्ट मेमोरी, इसके अंदर कोई मेमोरी सेल्स नहीं होती। अभी इनके बारे में आगे से पढ़ेंगे, अभी हम केवल मतलब जानते हैं कि एक्वायर्ड, इम्यूनो, इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनबॉर्न का मतलब समझ में आया आपको, कि ऐसी इम्यूनिटी जो मदर से फीटस में आएगी और इनबॉर्न बाय बर्थ अपने अंदर वो कैरी करता है। ठीक है, इसी को हम इनहेरिटेड इम्यूनिटी, इसी को हम इन इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरा होता है अडेप्टिव और लर्न इम्यूनिटी। ये थ्रू आउट द लाइफ, जब थ्रू आउट द लाइफ कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपनी बॉडी में डेवलप करता है इम्यूनिटी को, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होती है, नेचुरल उसकी बॉडी में सिंथेसाइज होती है। आर्टिफिशियल जो होती है वो बाहर से दी जाती है, बाहर से। फॉर एग्जांपल आप वैक्सीनेशन वगैरह देते हो, उसी टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है बेटा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, इनको एक्टिव और पैसिव, एक्टिव के कौन से टाइप होते हैं, पैसिव के कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्टिव, एक्टिव में कॉन्टैक्ट विद द डिसीज। अभी मैंने बताया कि नेचुरल कौन सी होती है, आर्टिफिशियल। नेचुरल जो उसकी बॉडी खुद डेवलप करेगी, ठीक है। आर्टिफिशियल जो हम बाहर से देते हैं, ठीक है। नेचुरल में कौन कौन से आएंगे, एक्टिव नेचुरल और पैसिव नेचुरल। एक्टिव कौन सी होती है, कॉन्टैक्ट विद द डिसीज। जब कोई इंडिविजुअल आफ्टर द बर्थ, थ्रू आउट द लाइफ, किसी भी डिसीज से एक्सपोजर होता है, तो उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है, तो उसे कहा जाता है उसकी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर हुई? नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी की। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर मिल्क में ट्रांसफर होती है। कैसे? अब इनबॉर्न तो पैदा हो गया, आप ये मत समझो, पैदा हो चुका है इनबॉर्न, ठीक है। अब प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर मिल्क के जरिए बॉडी में गई होगी, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एंटीबॉडी कौन सी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी, ये सारी प्लेसेंटा के थ्रू, केवल आईजी
जी और आईजी ए एंटीबॉडी जो होती है ये मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। जो फर्स्ट मिल्क होता है बेटा, फर्स्ट मिल्क के बारे में आपने पढ़ा था, फर्स्ट मिल्क, ठीक है, ये नेचुरल ही है क्योंकि ये किसी बाहर से नहीं दी गई, ये बॉडी के अंदर पहले से ही थी, आईजीए, ठीक है, आईजी जी। मदर मिल्क, और उस मदर मिल्क को, पहला जो मदर मिल्क होता है जिसकी हम बात करते हैं, जो गाढ़ा पीला दूध होता है माँ का, हमें वो पीना चाहिए, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, 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 ठीक है, कोलेस्ट्रम, आईजीए एंड आईजीजी। तो क्लियर हुआ, नेचुरल में वो सारी चीजें नेचुरल रहेंगी, आर्टिफिशियल में वो सारी चीजें आर्टिफिशियल रहेगी। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि ऐसी तो ये पैसिव वाली इम्यूनिटी तो इनेट इम्यूनिटी हुई। नहीं बेटा, ये एक तरीके से इनेट इम्यूनिटी नहीं है। मैंने अभी कहा था, ऐसी एंटीबॉडी, ऐसी इम्यूनिटी जो जो इनबॉर्न अपने साथ लेकर के पैदा हुआ होता है, ठीक है, वो किसी तरीके से लेकर के पैदा हुआ होता है, ठीक है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये तो वो बाहर आने के बाद उसकी बॉडी में मिल्क के थ्रू पहुंची है ना, प्लेसेंटा के थ्रू पहुंची है। जब आप बात करते हो तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है जब बेबी डेवलप होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। मदर्स मिल्क में कोलेस्ट्रॉल में कौन सी होती है, आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो क्लियर हुआ ये सारी चीजें, इन दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है ये आर्टिफिशियली डिजाइन करके हमारी बॉडी में डाली जाती है जब हमें कोई इन्फेक्टिव इन्फेक्शन हो है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, या फिर हम कहें एक्टिव आर्टिफिशियल, इसमें होती है वैक्सीन आती हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वैक्सीन आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी किल्ड वैक्सीन आती है, एट्यूनेटेड वैक्सीन आती है, टॉक्सोइड आती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मम्स, एमएमआर वैक्सीन आती है। एमएमआर वैक्सीन कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल एमएमआर वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी एक्टिव होती है। इनके अंदर क्या होता है देखो, एक्टिव और पैसिव में दोनों में डिफरेंस है। एक्टिव के अंदर क्या है कि हम एक तरीके से जो वीक एंटीजन होते हैं वो वैक्सीन के अंदर या फिर डाल करके हम किसी बॉडी के अंदर दे देते हैं, हम उसमें से उसकी एंटीजेनेसिटी खत्म कर देते हैं। एंटीजेनेसिटी के कहने का मतलब क्या है बेटा, एंटीजेनेसिटी कहने का मतलब इतना सा है कि उस पैथोजन के अंदर हमने जो पार्ट था, जो उसका पार्ट डिसीज को कॉज कर रहा था, या फिर जो हम कहे जो डिसीज को कॉज कर सकता था, हमने उसे लो कर दिया काफी ज्यादा, या फिर हम कहें उसे किल कर दिया, और उसके अंदर एक लाइव एंटीजन हमने बॉडी के अंदर डाल दिया। अब उसकी बॉडी धीरे धीरे करके उसके अगेंस्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी। अभी आपने अ, सुना होगा कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में, एमएमआर वैक्सीन के बारे में, इनके अंदर बीसीजी वैक्सीन हम टीबी के केस में देते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के केस में, या फिर एमएमआर वैक्सीन मिसेलेस, मम्स एंड रूबेला वायरस, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है, एमएमआर वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें हम क्या होता है, लाइव एंटीजन डालते हैं, ठीक है, वीक एंटीजन, ठीक है, उसकी एंटीजेनेसिटी खत्म करके, इस बात को याद कर रखना है, एंटीजेनेसिटी को हम खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद ही डालते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स हैं वैक्सीन के, किल्ड वैक्सीन होती है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, ठीक है, कॉम्पोनेंट वैक्सीन होती है, ठीक है, और ये उन वैक्सीन के एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्ट ही एंटीबॉडी ही डाल देते हैं, हम एंटीजन डालने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी एंटीजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, पेशेंट बहुत वीक है, हम उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, मतलब पैसिवली हम एंटीबॉडी को ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिरम, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस शॉट, ठीक है, हेपेटाइटिस के केस में, ठीक है, और इसमें एक और एग्जांपल आता है डीटीपी वैक्सीन, ठीक है, और इसमें हेपेटाइटिस के शॉट्स जब लगते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, हेपेटाइटिस ए बी एंड सी, इनके जो शॉट्स लगते हैं बच्चों में, इनबॉर्न में, तो उसमें क्या होता है, हम पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें हमें कोई भी एंटीजन नहीं डालते, इसमें केवल एंटीबॉडी का रोल है बेटा, इसमें एंटीबॉडी होती है वैक्सीन के अंदर, वैक्सीन के अंदर, ठीक है, इसमें एंटीजन होता है, इसमें काफी लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजन होता है, ठीक है, एंटीजन। या फिर हम बात करें इसके अंदर वीक एंटीजन होता है, इसके अंदर जो एंटीजन होता है उसकी एंटीजेनेसिटी किल्ड द
एंटीजेनिसिटी ऑफ द एंटीजेनिसिटी ऑफ एंटीजन 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 एजी को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीबॉडी को एबी से। ठीक है, क्लियर हुआ आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में? एक्वायर्ड के अंदर एक होती है नेचुरल, ठीक है, वो बॉडी खुद सिंथेसाइज करेगी। आर्टिफिशियल हम बाहर से देते हैं। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है बेटा? एक्टिव कॉन्टैक्ट विद द डिसीज। जब कोई पर्सन थ्रू आउट द लाइफ डिसीज के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि कॉमन फ्लू हो जाता है भाई, ठीक है, कॉमन फ्लू हो जाता है, वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी उसके साथ में हर सीजन में हो जाता है। ठीक है, आपको जुकाम हो गया, जुकाम होने के बाद फाइनली आपको आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ली और आप ठीक हो गए। ठीक। दूसरा आता है बेटा प्लेसेंटा पैसिव। पैसिव का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर होकर के आई हुई हैं। आईजीए एंटीबॉडी एंड आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीए कहां से ट्रांसफर हुई है? मिल्क से। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। मदर फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड मदर फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम। क्लियर हुआ? तो दूसरा है आर्टिफिशियल जो थ्रू आउट द लाइफ हम देते हैं। एग्जाम्पल एक्टिव एंड द पैसिव। एक्टिव के अंदर आपका एंटीजन, वीक एंटीजन, किल्ड एंटीजन, उसकी एंटीजेनिसिटी को किल करके हम इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन के थ्रू और फाइनली वो वैक्सीन हम डाल देते हैं पेशेंट के अंदर और उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्टली एंटीबॉडी वैक्सीन डाल देते हैं, मतलब वैक्सीन के अंदर हमने एंटीबॉडी डाली और वो किसी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दी। तो क्लियर हुआ आप सभी को? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में कि कैसे इननेट इम्यूनिटी फंक्शन करती है। ठीक है, अब इननेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया कि ये जो न्यू इनबॉर्न होता है ये अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, थ्रू आउट जो इनबॉर्न होता है बाय बर्थ वो कैरी करता है। सबसे पहले होते हैं हम, वेट अ मिनट मैं जरा, देखिए, फिजिकल बैरियर। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। वो क्या क्या चीजें कैरी करता है? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर या फिर हम कहें साइटोकाइन बैरियर। ये चार तरीके बैरियर्स वो अपनी बॉडी में कैरी करता है जब भी कोई इनबॉर्न होता है, तो इस ये एक तरीके से उसकी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है। ठीक है, फिजिकल बैरियर फॉर एग्जांपल स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर which prevent entry of microorganism, mucus coating of the epithelial cell lining of the respiratory and the gastrointestinal urinary tract also helping type of microbes entering in our body। ये सबसे सुपरफिशियल बैरियर है। सुपरफिशियल बैरियर का मतलब कि जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। फिजिकल बैरियर आप फिजिकल मतलब फिजिकल वर्ड से आप क्या समझते हो कि ऐसे बैरियर जो फिजिकली अपीयर्ड है, फिजिकली हम उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन, स्किन के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे। आप आपको दिन भर पसीना आता है, आप बाहर एयर में होते हो, तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सारी स्किन हमारी यहीं पे ट्रैप कर लेती है, उसे बॉडी के अंदर नहीं जाने देती। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अब उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गलती से आपने अपने गंदे हाथों से ही खाना खा लिया, ठीक है, तो वो माइक्रोब्स आपकी स्किन से ही आपके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब म्यूकस की कोटिंग एपिथेलियल म्यूकस। म्यूकस इज अ विस्कस सब्सटेंस। ठीक है, आपने चिपचिपा सब्सटेंस देखा होगा, आपने नेजल कैविटी, आपको जब आप देखते हो कि आपको नाक आती है तो उसमें वो चिपचिपा सब्सटेंस वो म्यूकस होता है बेटा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपने सुना होगा कि जो आपकी स्टमक होता है उसमें एचसीएल होता है, वो एचसीएल आपकी स्टमक लाइनिंग को क्यों नहीं डिस्टर्ब डिस्टर्ब करता? तो क्योंकि उस स्टमक लाइनिंग पे हमारी म्यूकस होता है, वो म्यूकस प्रिवेंट करता है एचसीएल के इफेक्ट को। ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जब आप वहां से यूरिन ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आप देखते हो कि समटाइम्स वो वेट ही रहते हैं, वेट रहते हैं। तो उस वेट रहने का भी कारण है कि ताकि वो बहुत सारे माइक्रोब्स को वहां पर ट्रैप कर सके। ठीक है, जब फीमेल्स की हम जब हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा म्यूकस सिक्रीटिंग होता है। म्यूकस सिक्रीटिंग होने की वजह उसकी एक ही होती है बेटा, ताकि वहां पे वो एक पीएच बैलेंस कर सके, वो बहुत सारे माइक्रोब्स को ट्रैप कर सके। ठीक है, यही सारी चीजें होती है। सबसे पहले हमने बात करी इसके अंदर
फिजिकल इम्यूनिटी की हमने बात करी स्किन की बेटा, स्किन की, ठीक है। दूसरे में हमने बात करी म्यूकस की, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है, स्किन और म्यूकस, ये सारे किसके अंदर आएंगे, फिजिकल बैरियर के अंदर। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन अ स्टमक, ठीक है, एसिड इन अ स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम द आईज, और प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। एसिड इन अ स्टमक, अब एसिड इन अ स्टमक, अब किसी भी स्टमक में एसिड का होना वो क्या प्रिवेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी, आप एक काम, आप क्या कहते हैं, आपने मीट देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा लोग मीट खाते हैं, अनकुक्ड मीट खाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप सड़ी गली सब्जियां खा जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपके पेट में स्टमक में एसिड है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो अल्सर कॉज करते हैं, अल्सरेटिव होते हैं, ठीक है। वो एसिड जो होता है स्टमक के अंदर, वो उसे कंप्लीटली किल कर देता है, ठीक है। स्टमक में जो एसिड होता है HCl, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया का नाम आता है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। ये उस एसिड से ही बच जाता है, ये एक्सेप्शन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम द आईज, अब आंखों में से आंसू का आना, ठीक है, मुंह के अंदर सलाइवा का होना, ये भी सारी चीजें एक तरीके से, आपने देखो सलाइवा में सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा आंसू जब आते हैं तो हमारी आंखों में से कचरा जो होता है वो एकदम क्लीन हो जाती है। रोने के बाद आपकी आंखें, आप जाकर के आंखें धोगे तो आपकी एकदम क्लीन हो जाएंगी आंखें। तो वो भी एक तरीके के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो हमारी बॉडी में इनवॉर्नियम लेकर के पैदा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स इन द आईज। नेक्स्ट हम आते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स पे। सेलुलर बैरियर्स का मतलब है सेल्स के बैरियर। देखो काफी सारी सेल्स होती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, ब्लड के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाती हैं वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स का मतलब होता है पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस का मतलब बेटा क्या होता है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस का मतलब है कि बहुत सारा न्यूक्लियस, मतलब पॉली का मतलब है बहुत सारा, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल का मतलब है कि एक्सटर्नली, ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ईओसिनोफिल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ये, ठीक है। monocytes and natural killer cells, type of a lymphocytes in the blood as well as the macrophages in the tissue that can phagocytose and destroy microbes, ठीक है। आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, सेलुलर बैरियर्स में आता है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी भी कौन से, आपके पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपने ये सब पढ़ चुके हैं आप 11th में, ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो रोग फाइटिंग अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन, फिर अपना इन्फेक्शन। तो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उसमें लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आते हैं, और ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और eosinophils। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो पी पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं आपके टिश्यूज के अंदर, जो पैगोसाइटोस करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लिवर में कपर सेल्स बन जाते हैं, बोन्स में इन्हीं मोनोसाइट्स को हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मोनोसाइट का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। दूसरा होता है नेचुरल एनके सेल्स, इन्हीं को हम कहते हैं एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, इन्हीं को कहा जाता है बेटा एनके सेल्स, ठीक है, इन द ब्लड एज वेल एज द मैक्रोफेजेस। तो क्लियर हुआ कौन कौन से, एक तो आपके ल्यूकोसाइट, दूसरा न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस। यहाँ पर हमने बी सेल्स की बात नहीं करी है बेटा, ठीक है, याद करना, बी सेल और टी सेल की बात यहाँ नहीं करी है, क्योंकि ये दोनों पार्ट हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। क्लियर है सभी को? तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है बेटा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन, साइटोकाइन कहता है मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है, सेल्स के सिग्नल मॉलिक्यूल्स। अभी सिग्नल मॉलिक्यूल्स का कुछ नाम भी तो होगा, तो उनका नाम होता है बेटा इंटरफेरोन्स, ठीक है, इंटरफेरोन्स। ये साइटोकाइंस जो होते हैं ना, ये साइटोकाइंस ये सेल से रिलीज होते हैं,
ठीक है, सबसे पहली बात ये सेल से रिलीज होता है, और कौन सी सेल से? इम्यून सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब वो इम्यून सेल से जो सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होता है उसको कुछ नाम देता होगा, उसे हम कहते हैं इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, अब इंटरल्यूकिन्स या फिर हम कहें इंटरफेरॉन्स। ठीक है, ये दो नाम लिए मैंने। एक नाम लिया मैंने इंटरल्यूकिन्स, और एक मैंने नाम लिया इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से निकलते हैं। ऐसे वायरल या फिर ऐसे पैथोजन जो इंट्रासेल्युलरली सेल को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो सेल के अंदर कंप्लीटली पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसे सेल्स रिलीज करते हैं आपके इंटरफेरॉन्स। ठीक है, और जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके, हेल्दी इम्यून सेल्स वो सिक्रीट करते हैं आपके इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स का मतलब कि इंटर का मतलब कि सेल्स के बिटवीन, मतलब आपने इंटरकास्ट मैरिज सुना होगा। ठीक है, दूसरी कास्ट में प्रेम विवाह। ठीक है, या फिर हम कहें दूसरी कास्ट में विवाह, इंटरकास्ट। उसी तरीके से इसमें इंटरल्यूकिन्स मतलब दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन देने के लिए जो सिग्नल दिया है उसे उस सेल ने कहा है इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, और ऐसी सेल्स जो वायरली इन्फेक्ट हो चुकी है, उस सेल्स के अंदर वायरस जा चुका है, तो ऐसी सेल सिक्रीट करती है इंटरफेरॉन्स। तो क्लियर हुई ये बात इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स के बीच में? क्लियर? यही हमारे दोनों साइटोकाइंस कहलाते हैं। और ये बैरियर की तरह कैसे काम करते हैं, चलो ये भी बता ही देते हैं। बैरियर की तरह, साइटोकाइन बैरियर की तरह कैसे काम करते हैं? इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं, और दूसरी सेल्स को बताते हैं कि मैं वायरस से इन्फेक्टेड हूँ। और जो हेल्दी सेल्स आते हैं वो नियर बाय आकर के उसे फैगोसाइटोस कर लेते हैं। जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे आपके मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ये सारे के सारे मैक्रोफेजेस हैं। ये फाइनली उसे ये सारे के सारे एक तरीके से फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी दिखाते हैं, और वो उस सेल को कंप्लीटली किल कर देते हैं। सो इंटरफेरॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक इंटरफेरॉन्स के बारे में। टाइप वन इंटरफेरॉन, इसमें आते हैं एक अल्फा, इसमें आते हैं एक बीटा, और भी बहुत सारे देखे हैं, एप्सिलॉन, कापा, ओमेगा। ठीक है, अल्फा बीटा, और इंटरफेरॉन आते हैं गामा। ठीक है, ये टाइप वन इंटरफेरॉन ये एक वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं। वायरल इन्फेक्टेड, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं। और दूसरे, ये एक इम्यून सेल से इम्यून सेल से इम्यून सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय टी सेल्स एंड नेचुरल एनटी सेल्स। इम्यून सेल्स कौन कौन से? एक तो आपके टी सेल, ठीक है, और आपके एनटी सेल्स, यहाँ से ये दोनों निकालते हैं। ठीक है, इम्यून सेल से ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, मतलब इंट्रासेलुलर वायरस जो होता है, इंट्रासेलुलर वायरस वहां से रिलीज होता है। ठीक है, टाइप वन और टाइप टू। और जब हम बात करते हैं ना कि ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में इंटरसेलुलरली अटैक करता है, कौन कौन से वायरस होते हैं? टीबी एक वायरस है। ठीक है, या फिर टीबी एक बैक्टीरिया है, सॉरी मैंने वायरस बोल दिया उसे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो जो कि इंट्रासेलुलरली वर्क करता है, सेल के अंदर जा करके उसे किल करता है। ठीक है, मलेरिया आरबी सेल्स या फिर हेपेटिक सेल्स में अपने नंबर को इंक्रीज करता है ऐसे, तो वो इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा सिक्रीट करेंगे। ठीक है, दूसरी जो हेल्दी एनके सेल्स होते हैं या फिर हम कहें टी सेल्स होते हैं, वो आपके इंटरफेरॉन गामा को सिक्रीट करेंगे। तो इनके बीच में ना डिफरेंस याद करना है कि कौन किस चीज को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? की फीचर्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो थ्रू आउट द लाइफ हम लेते हैं, अपनी बॉडी हमारी डेवलप करती है, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक्सटर्नली बॉडी में प्रोवाइड कर जाती है, बाहर से प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ बट इज लर्न बाय द एक्सपोजर टू द पैथोजन। ठीक है, बाय बर्थ नहीं होती, नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, ये पैथोजन के एक्सपोजर से हमारी बॉडी खुद बनाती है। इट टेलर्स द इम्यून रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन। इसमें जो भी इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो भी बनेगा, इम्यून रिस्पॉन्स
इम्यून रेस्पॉन्स जो बनेगा बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स ये स्पेसिफिक होगा। हमने इस पे स्पेसिफिक क्यों कहा? स्पेसिफिक बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंटीजन, जो भी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर होता है, जो हमारा स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ट्रिगर होता है, ठीक है। और वो कोई भी एंटीजन आता है, इन्नेट इम्यूनिटी अपना काम करेगी। अब भाई स्किन को थोड़ी पता है, फिजिकल बैरियर है, स्किन को थोड़ी पता है कि इस पे वायरस आके बैठा है कि बैक्टीरिया आकर के बैठा है। ये तो एक नॉन स्पेसिफिक हुआ, ठीक है। अब कौन सा वायरस आकर के हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वहां पे एक्ट करेगी और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करेगी। इसलिए इस इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को कहा जाता है स्पेसिफिक, और इनेट को कहा जाता है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इट क्रिएट्स इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स बनते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल्स बताऊंगा अभी आगे चल के क्या होते हैं। अलाउइंग फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स अपॉन द फ्यूचर एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, ठीक है। मतलब इसे कहने का मतलब कि आपको एक बार कोई बीमारी हो गई ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो ट्रिगर करती है, फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स, आप बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। जब माता निकलती है, तो आपको माता जो निकलती है वो पूरी जिंदगी में लाइफ टाइम में एक बार निकलती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का, कि जो एक बार निकलती हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आती हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स बना करके पहले से रखी है, पहले से ही रख लिया है। मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो पहले से ही बॉडी के अंदर जब फ्यूचर एक्सपोजर होता है तो वापस से हमारी इम्यून सेल उसके खिलाफ ट्रेंड हो चुकी हैं और वो उनके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर सकती हैं। उन्हें सेल्स को कहा जाता है मेमोरी सेल्स। द मेन सेल्स इन्वॉल्व आर द lymphocytes प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स एंड टी सेल्स। देखो, एक चीज याद रखना बेटा, बताई जा रही है अच्छे से। बी सेल और टी सेल, जब भी कहीं पर भी इनकी बात आए और पूछा जाए ये कौन से सिस्टम की है, तो याद रखना केवल यही दो सेल्स होती हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम में, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी है बेटा, वो सारी की सारी इन्नेट इम्यून सेल्स में आएंगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके के फेज आते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स। एक होता है बेटा आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स। देखो, एक बात को समझे हम। देखो, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर करा, बैक्टीरिया के एंटर करने के बाद आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जो था वो एंटर करा बेटा। बैक्टीरिया एंटर करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके से फेज चलते हैं। एक होता है प्राइमरी फेज और एक होता है सेकेंडरी फेज। ये केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ट्रिगर कर रहा है तो उसके अंदर दो तरीके के फेज आएंगे, एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम आपकी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और अगर वही सेम बैक्टीरिया आपके ठीक होने के बाद दोबारा एक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी पड़ी हुई है, तो उस एंटीबॉडीज को मेमोरी एंटीबॉडी या फिर हम मेमोरी सेल्स कहेंगे, ठीक है, या फिर मेमोरी बी सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो उस एक्सपोजर को जो दोबारा हुआ है उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है, कौन किसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं, किसका कितना टाइम होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में कितना टाइम होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या टाइम होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। रेस्पॉन्स का मतलब है कि पहली बार आपकी बॉडी ने जो बैक्टीरियल एक्सपोजर के टाइम पे रिस्पॉन्स दिया। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब उसी सेम बैक्टीरिया जब सेकंड एक्सपोजर हुआ उसी बैक्टीरिया से, तो आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, देखो डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू एन इम्यून सिस्टम ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एन इम्यून सिस्टम दैट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल मीडिएट और द सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है, अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है, नेटिव बी सेल और टी सेल, ठीक है। यही दोनों सेल्स हमारे एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेटिव बी सेल्स और टी सेल्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स if it refers to any immune response of the immune system that occur in a response to a subsequent exposure to a particular, मतलब वापस से उसी बैक्टीरिया का सेम एक्सपोजर हुआ है,
ठीक है, तो इसमें मेमोरी बी सेल बनते हैं। ये बहुत क्विक होता है, ठीक है, बहुत ही शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है, 1 से 3 दिन के लिए, ये 4 से 7 दिन के लिए, ये 7 to 10 डेज के लिए पीक होता है, ये 3 से 5 दिन के लिए होता है केवल। ये लोअर होता है एफिनिटी, ये इसकी एफिनिटी काफी हायर होती है। इसमें टाइम ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि शुरुआत में हमारी बॉडी को किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने के लिए समय लगता है, ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसकी एंटीजन प्रोसेसिंग होती है, काफी सारे प्रोसेस होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, फिर उसके बाद उनकी मेमोरी सेल्स बना करके हमारी बॉडी में स्टोर भी करनी पड़ती है। तो क्लियर हुआ प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया, उसने हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ट्रिगर करा, तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में दो तरीके के मैकेनिज्म पे वर्क करा, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो काफी ज्यादा हायर होता है, और उसमें डेज 7 to 10 डेज लगते हैं, उसमें आपके 3 to 4 डेज लगते हैं। इसमें मेमोरी बी सेल नहीं बनती है, उसमें मेमोरी बी सेल बनती है, ठीक है, और ये काफी लोअर होती है एफिनिटी, उसकी एफिनिटी काफी हायर होती है। क्लियर हुआ? अब बी सेल, हम बी सेल के बारे में बोलते जा रहे हैं, बी सेल और टी सेल, ये आते कहाँ से? बी सेल और टी सेल देखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखो आप, ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें बोन मैरो है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो बेटा, बी सेल कहाँ से आती है, या फिर हम कहें टी सेल्स, या फिर हम ब्लड सेल्स की बात करें, कहाँ से आते हैं? सारे के सारे ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो क्या होता है? एक कैविटी होती है हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर। लॉन्ग बोन्स, हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन कौन सी भाई? फीमर बोन्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल हमारे पास फीमर जो है यहीं पे बोन मैरो है, ऐसी बहुत सारी बोन्स होती है जिनके अंदर बोन मैरो होती है, ठीक है। कैविटी होती है बेसिकली, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। उस कैविटी के अंदर एक प्रोसेस चलता है, हेमाटोपोइटिक प्रोसेस, ठीक है। इस हेमाटोपोइटिक प्रोसेस के जरिए ही बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं वो डेवलप होती है, या फिर हम कहें ब्लड सेल्स होती हैं, ये सारी की सारी डेवलप होती हैं, ठीक है। अब देखो, ये बी सेल और टी सेल कैसे बनी है? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी, ये दो सेल्स में डिवाइड होती है, एक माइलॉइड स्टेम सेल्स और एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड सेल्स जो होती है ये आपकी आरबीसी बनाएगी, ठीक है, ये आपकी प्लेटलेट्स बनाएगी, और आपकी डब्ल्यूबीसीज बनाएगी। अब डब्ल्यूबीसीज में ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट दोनों होते हैं। अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों के तीनों कौन से हैं? आपके ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स माइलॉइड सेल से बनेंगे, ठीक है। आरबीसीज आपकी ब्लड की, ये भी माइलॉइड से बनेगी, ठीक है। ये मोनोसाइट्स जो होते हैं, ये भी, और मैक्रोफेजेस, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से ही मिलकर के बनते हैं, ये भी माइलॉइड सेल से बनेंगे। लिम्फॉइड, लिम्फॉइड सेल्स कौन से बनाएंगे? आपके टी सेल और बी सेल और एन के सेल्स, ये तीन तरीके के सेल्स आपके लिम्फॉइड सेल्स बनाते हैं, एन के सेल्स। और इन सभी का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। सबका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? डेवलपमेंट, मैंने बात करी है डेवलपमेंट की बेटा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की, मैंने बात करी डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? बोन मैरो में। अब इनका मैचुरेशन अलग अलग जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टी सेल, टी सेल का डेवलपमेंट कहाँ होगा? डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? बोन मैरो में, ठीक है। मैचुरेशन कहाँ होगा? मैचुरेशन, मैचुरेशन अगर होगा बेटा थाइमस में, ठीक है। उसी तरीके से बी सेल, बी सेल का डेवलपमेंट कहाँ होगा? बोन मैरो में। मैचुरेशन कहाँ होगा? ये भी इसका बोन मैरो में होगा। इसमें डिफरेंस है। टी सेल का नाम, टी सेल को टी मींस थाइमस, इसका मैचुरेशन कहाँ होगा? थाइमस में। बी सेल का नाम बी सेल, क्योंकि इसका मैचुरेशन और इसका डेवलपमेंट कहाँ है बेटा? बोन मैरो में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में केवल इन्हीं दो सेल्स के बारे में ही बार बार पढ़ते रहते हैं। देखो आपने यहाँ पे लिख भी रखा है, हमने यहाँ पे बता रखा है कि बी सेल से ही आपकी प्लाज्मा सेल्स बनती है, और यही सेल ही आपकी एंटीबॉडी बनाती है। कौन सी वाली? सिक्रीटिंग एंटीबॉडी, सिक्रीटिंग एंटीबॉडी, सिक्रीटिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब डिफरेंस होता है बेटा, दो तरीके की एंटीबॉडी होती है, एक होती है सिक्रीटिंग और एक होती है नॉन सिक्रीटिंग। इनके बारे में भी पढ़ते हैं, बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। आपने
कितने टाइप के एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा है आपने? जी एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा है, एम के बारे में पढ़ा है, ए के बारे में पढ़ा है, डी के बारे में पढ़ा है और ई के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आप ये बात करना, ये 5 तरीके की एंटीबॉडी है, इसमें से कौन सी सिक्रीटिंग है और कौन सी नॉन सिक्रीटिंग है? बेटा डी और एम ये तो होती है आपकी नॉन सिक्रीटिंग। नॉन सिक्रीटिंग, नॉन सिक्रीटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉन सिक्रीटिंग का मतलब कि ये हमारे नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में। ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती है, ये सेल्स पे प्रेजेंट होती है, बी सेल्स पे। बाकी आपकी जी, ए एंड ई, ये तीनों की तीनों सिक्रीटिंग होती है, सिक्रीटिंग एंटीबॉडी। क्लियर हुआ? एम और डी नॉन सिक्रीटिंग में, नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, और जबकि जी, डी एंड ई ये हमारी ब्लड के अंदर सिक्रीट होती हैं। यही प्लाज्मा सेल्स तीनों मिलकर के तीनों एंटीबॉडीज को बनाती है, जी, ए एंड ई को। बी सेल के पास आपकी एम और डी पहले से ही मौजूद रहती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कौन सी सेल कहाँ से आती है? ये हेमाटोपोइटिक प्रोसेस जो होता है, हेमाटोपोइटिक प्रोसेस, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है बेटा, ये बहुत ही अलग मैटर हो जाता है जब हम इसे पढ़ने पे आते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है, इम्यूनोलॉजी के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में नहीं है हेमाटोपोइटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको इससे एक रफ आइडिया तो लग ही गया हो कि हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं। ठीक है, हेमाटोपोइटिक प्रोसेस के अंदर ही सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारे आरबीसीज बन रहे हैं। आप प्लेटलेट्स को देखते हो, आप ग्रेनुलोसाइट्स को देखते हो, ए ग्रेनुलोसाइट्स को देखते हो, डेंड्राइटिक सेल्स को देखते हो, मैक्रोफेजेस को देखते हो, माइक्रो मोनोसाइट्स को देख रहे हो, बी सेल को देख रहे हो, टी सेल को देख रहे हो। यही सारी सेल्स आपके कहाँ कहाँ बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, बी सेल के बारे में और टी सेल के बारे में, दोनों के में। बी सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर कहाँ होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। टी सेल जो कहाँ मैच्योर होते हैं वो आपके थाइमस में होते हैं। आपको टी से याद रखना है, उसका मैच्योरेशन कहाँ होगा? थाइमस में होगा। बोन मैरो और थाइमस, अब बोन मैरो थाइमस आपके कौन से थे? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, बोन मैरो एंड द थाइमस, यही थे आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, याद करो। और इन्हीं के अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? जहां पर आपके इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे इम्यून सेल्स स्टोर रहते हैं। क्लियर हुआ? चलो, अब थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं बी सेल और टी सेल के बारे में, डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्या होता है बी सेल और टी सेल। ठीक है, यहाँ पे खींचते हैं लाइन। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना। बी सेल, फर्स्ट पॉइंट, बी सेल। ये बी सेल मैच्योर्ड एंड डेवलप्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, दूसरा, वेट वेट वेट, मैं जरा इरेज कर दूं इसे, मैंने गलत लिख दिया। सो टी सेल डेवलप इन bone marrow and matured in a thymus, matured in a thymus. Next, B cell secrete antibody, secrete antibodies. ठीक है, after convert or differentiate into plasma cell.
दूसरा, टी सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तीसरा, बी सेल हैव IgD and IgM on its surface and act as a BCR, as a B cell receptor, या फिर होता है BCR। फोर्थ वन, बी सेल secrete IgG, IgE and IgA, ठीक है, in the form of प्लाज्मा सेल। क्लियर हुआ? ठीक है, ये चारों पॉइंट। अब तीसरी बात हम करते हैं टी सेल की। तो टी सेल जो होता है बेटा, ये एक तरीके से सिक्रीट एंटीबॉडी सिक्रीट डायरेक्टली नहीं करता, ये एक तरीके से हेल्प करता है बी सेल की बी सेल को मैच्योर्ड होने में, और हम बात करें बी सेल के फॉर्मेशन में, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब ये दो तरीके के टी सेल होते हैं, एक होते हैं टी सी सेल, एक होता है टी हेल्पर सेल। ठीक है, टी सी सेल्स जो होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक होते हैं आपके हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं, इन्हीं को हम CD8 पॉजिटिव सेल्स कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं CD4 पॉजिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं, ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी में काम करते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी में। ये जो होते हैं वर्क करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। अब इनका क्या मतलब होता है, ये आपको अभी आके बताते हैं। अभी आगे जब हम चलेंगे तो हमने इनके बारे में डिफरेंस भी लिख रखा है ह्यूमरल इम्यूनिटी। देखो, ह्यूमर माने होता है फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब होता है बेटा फ्लूइड से, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। यहाँ पे जो ह्यूमर लिखा है इसका मतलब क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या है, हमारा ब्लड। तो ब्लड में कौन से सेल्स मिलेंगे बेटा, ठीक है, जो ब्लड में इन्फेक्टेड एंटीजन को किल करने में हेल्प करेंगे, वो होंगे हमें टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, बी सेल के साथ मिलेंगे। यही टी हेल्पर सेल्स ही बी सेल के साथ मिलकर के आपके एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रीट कर पाते हैं। ठीक है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये इंट्रासेल्युलर एंटीजन जो होते हैं, जब भी मैंने आपको बताया था कि जो सेल वायरस से इंट्रासेल्युलर इफेक्ट है, जो भी वायरल ने इंट्रासेल्युलर इफेक्ट करा सेल्स को, वो दो तरीके के इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट करेगी, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा। तो उन्हीं सेल्स जो सिक्रीट कर रही है अल्फा एंड बीटा इंटरफेरॉन्स, उन्हीं सेल को किल कौन करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पे कि कितने टाइप के आपके हेल्पर टी सेल्स होते हैं और आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन सी बी क्या बी सेल होते हैं, कहाँ पे डेवलप होते हैं और कहाँ पे मैच्योर्ड होते हैं। सिक्रीटरी एंटीबॉडी कौन सी है, सिक्रीटरी है IgE, IgG एंड IgA। और नॉन सिक्रीटरी कौन सी है, IgD एंड IgM। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी चीजें कंसेप्ट रिलेटेड बहुत जरूरी होती हैं नीट रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडी कैसी दिखती है। ठीक है, एंटीबॉडी जो थी वाई शेप की होती है। ठीक है, इसमें दो तरीके की चेन होती है, एक होती है ये लाइट चेन जो आपको बड़ी दिख रही है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है बेटा, ये इसकी लाइट चेन है। ठीक है, ये लाइट चेन है। दूसरी ये होती है इसकी हैवी चेन है, ये इसकी लाइट चेन है। ये बेटा इसकी लाइट चेन है, ये सारी की सारी लाइट चेन। ठीक है, ये इसकी हैवी चेन है। अब लाइट चेन का वेट कितना होता है, अब वेट निकालने के हमें पता होना चाहिए कितना अमीनो एसिड से मिलकर के बनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि एंटीबॉडी क्या है, ये ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन से क्या है, इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन की बनी है। अब प्रोटीन आपका किससे मिलकर के बनता है, अमीनो एसिड से। तो एंटीबॉडी आपकी किससे मिलकर के बनी है, अमीनो एसिड से मिलकर के बनी है, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोटीन है। इसमें
लाइट चेन में होता है 220 अमाइनो एसिड्स और हैवी चेन में होता है 440 से लेकर के 550 अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब एंटीबॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। ठीक है। अब एंटीबॉडी के कौन कौन से रीजन है यहाँ पे देखते हैं। देखो, एक है इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है। ये दोनों साइड होती है क्योंकि वाई शेप्ड है, तो यहाँ पर एक एंटीबॉडी के अंदर दो, तो टू तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, टू। ठीक है। यहां से लेकर एक होता है एफ, ये होता है फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है। फैब रीजन, ये होता है फैब, फैब फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है। यही इसी फ्रेगमेंट पर आकर के आपका एंटीजन बाइंड होता है और इसे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स भी होते हैं। इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही हम एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैराटोप। पैराटॉप। ठीक है। ये होता है एंटीबॉडी के पास। इसके पास एक होता है कांस्टेंट रीजन, यहाँ पे होता है फ्रेगमेंट ऑफ कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये फाइनली आपका रहेगा फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे भी हम कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। इसके अंदर ये आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिख रहे होंगे। टोटल इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो इस पूरी एंटीबॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सल्फाइड बॉन्ड 16, आप गिन लो चाहे तो। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। तो कंप्लीट 16 इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। हर एंटीबॉडी का सेम ही इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब एंटीबॉडी की हम बात करें तो सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है। अब हर एंटीबॉडी का अपना एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब हम एक कॉमन एंटीबॉडी की बात करें तो यही है, ऐसी दिखेगी। ठीक है। अब इसी का ही अपना अपना, फॉर एग्जांपल जब आईजीजी की बात करें तो ये ऐसी दिखेगी, मतलब उसमें एक सिंगल यूनिट है। आईजीजी ए की बात करेंगे तो इसमें एक ये सब, एक ये एंटीबॉडी, एक ये, मतलब ये डायमरिक फॉर्म में है। आईजीए कौन सी फॉर्म में होती है? डायमरिक। डायमरिक दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आईजीएम, देखो इसमें 5 एंटीबॉडी, 1 2 3 4 5, 5 तरीके की एंटीबॉडी आकर के आपस में मिल चुकी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पेंटामेरिक। पेंटा का मतलब 5 होता है ना, पेंटामेरिक। ठीक है। याद रखें। आईजीडी एंड आईजीई ये मोनोमरिक है। ठीक है। तो आपको याद रखना है आईजीडी, आईजीई और आईजीजी ये आपकी मोनोमरिक है, आईजीएम पेंटामरिक है और आईजी ए जो है वो डायमरिक है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब पर्टिकुलर एंटीजन के, एंटीबॉडी के अपने अपने वर्क होते हैं, यहाँ पर लिख भी रखे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी ए, ये म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर में। ठीक है। आपने आपने भी पढ़ा था ना आपने फिजिकल बैरियर्स के बारे में। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। तो उसमें से म्यूकस और सलाइवा और टीयर्स, इन सब में कौन सी एंटीबॉडी होती है? उसमें आईजीए होती है। कोलेस्ट्रम में, माँ के दूध में कौन सी होती है भाई? जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें आईजीए होती है। अब आईजी कौन सी होती है? डायमेरिक। ये डायमेरिक, इसकी दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, आईजीए 1 और आईजीए 2, ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। आईजीडी, ये बी सेल रिसेप्टर, मैंने आपको बताया था अभी बी सेल और टी सेल के बारे में, पीछे ही आपको मैंने अभी बताया है। ये देखो, ये बी सेल, आईजीडी और आईजीएन दोनों बीसीएल की तरह, बीसीआर की तरह, बी सेल रिसेप्टर की तरह वर्क कर रही है। क्लियर हुआ? आईजीएम। ठीक है। आईजीई बाइंड्स टू अ मास्ट सेल, बेसोफिल्स, एलर्जी एंड द एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी। याद रखना है आप सभी को, आईजीए ये एलर्जी रिस्पॉन्स में रिलीज होती है, एलर्जी, एलर्जिक रेस्पॉन्स। ठीक है। और एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी, और एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी में भी रिलीज होती है। और बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है। अभी हम एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होती है आईजीजी, ये बेटा पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, पेंटामेरिक आपको बता चुका हूँ। और इसी को हम कहते हैं बेटा लेट एंटीबॉडी, लेट एंटीबॉडी। ठीक है। और इसको हम कहते हैं अर्ली एंटीबॉडी, अर्ली एंटीबॉडी। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में काम आती है,
ठीक है। मेन एंटीबॉडी होती है, प्राइमरीली अटैक करती है, अर्ली एंटीबॉडी इसलिए कहते हैं। रेस्पॉन्सेज बी सेल रिसेप्टर, ये भी बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करती है। मैंने बताया था आईजीएम और आईजीडी आपके बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करती है। तो क्लियर हुआ, यही सारी चीजें थी आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी की तरह। यही जो होती है आईजीजी, ये आपकी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती है, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती है। ठीक है, इसके 4 फॉर्म्स होती हैं, IG, G1, G2, G3 एंड G4। इसमें से G2 जो होती है ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, IgG1 करेगी, IG3 करेगी एंड IG4 करेगी। ठीक है, तो आपको एंटीबॉडी के बारे में सारे फंक्शंस और सारी चीजों के बारे में क्लियर हो चुका है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल पे कौन सी एक्ट करेगी, आईजीजी। जहां पे एलर्जी की बात है वहां पे आईजीई, जहां पे आंसुओं की बात आए, म्यूकस की बात आए, या फिर हम कहें टीयर्स की बात आए, सलाइवा की बात आए, आईजीए। जो फ्लूइड में प्रेजेंट होगी आईजीए। जो आईजीएम और आईजीडी ये हमारे बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करेगी, और आईजीएम को हम लेट एंटीबॉडी, अर्ली एंटीबॉडी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, हमने बी सेल, हमने पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, जब पैथोजन एंटर कर गया तो उसमें प्राइमरी रिस्पांस कैसा होता है, फिर उसमें सेकेंडरी रिस्पांस कैसा है, इन दोनों के बारे में हमने क्लियर करा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि जो आईजी हमारे बी सेल और टी सेल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, या फिर हम जिसे कहें ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेल मीडिएट रिस्पॉन्स, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ, देखो कैसे। अब मैंने आपको बताया था टी सेल बेटा 2 टाइप की होती हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में वर्क करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मतलब कौन से वाले, टी सी सेल, जिन्हें हम CD8 पॉजिटिव सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इट ऑपरेट्स डायरेक्टली थ्रू टी सेल्स। ठीक है, इट ऑपरेट अगेंस्ट द दोज पैथोजन विच इन्वेज द बॉडी सेल्स, मतलब इंट्रासेलुलर पैथोजन, इंट्रा सेल्युलर पैथोजन। ठीक है, इट ऑपरेट्स अगेंस्ट द कैंसर सेल्स एंड द ट्रांसप्लांट। ये कैंसर के अगेंस्ट में बड़ी, क्योंकि कैंसर क्या होता है, इट इज अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ, क्योंकि जो सेल हमारी क्या कहते हैं अनरेगुलेटेडली ग्रो कर रही है वो हमारे इंटरफेरोन अल्फा एंड बीटा सिक्रीट करेगी, और किसी भी सेल के अंदर, अपनी सेल के अंदर दिक्कत आने लगती है तो वहां पर जाकर के एक्ट करती है कौन सी, टीसी सेल। ठीक है, कैंसर और ट्रांसप्लांट इन दोनों में ही वर्क करती है ये सेल्स। ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या फिर ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। इसमें इट इज अ मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, इट ऑपरेट्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, इट एक्ट एज अ पैथोजन दैट इन्वेड्स बॉडी फ्लूइड्स, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हो। इसमें आपकी IG, G, IgA, IgE, IgM रहेंगी। ठीक है, IgD भी रहती है। ठीक है, ये सारी की सारी एंटीबॉडी ये कहाँ से बनती है, प्लाज्मा सेल से, प्लाज्मा सेल से। और प्लाज्मा सेल कहाँ से बन करके आया भाई, वो बन के आया बी सेल से। ठीक है, तो ये बी सेल मीडिएटेड, ये ब्लड सर्कुलेशन में तीनों रहती है। ठीक है, अब एम और डी ये तो बी सेल की सरफेस पे ही होती है, बाकी सारी ब्लड में सिक्रीट कर दी जाती है प्लाज्मा सेल में, जब बी सेल डिफरेंशिएट होता है। मतलब सबसे पहले बी सेल होते हैं, उनके ऊपर ये दोनों होती है, फिर उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन होता है और फाइनली ये ब्लड में रिलीज हो जाती है। फिर उसके बाद एक्ट एज अ पैथोजन दैट इन्वेड्स द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इसमें एक तो बी सेल काम करेगी प्लस हमारी कौन सी, टी हेल्पर सेल। ठीक है, इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो क्लियर हुआ, ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में और सेल मीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल का मतलब ही होता है बेटा फ्लूइड, और सेल मीडिएट का मतलब होता है कि जो सेल से मीडिएटेड होगी, मतलब सेल के अगेंस्ट में कोई भी सेल हो, अगर हमारी कोई बॉडी की सेल्स भी, अगर ब्लड सेल्स भी इफेक्ट हो जाती है ना, और वो अल्फा बीटा सिक्रीट कर रही है, तो वहां पर साइटोटॉक्सिक टी सेल जाएगी और उसे कंप्लीटली किल कर देंगी। ठीक है,
ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब फ्लूइडिक इम्यूनिटी, फ्लूइड में कौन कौन सी होगी, आपकी बी सेल और टी हेल्पर सेल से मेडिटेटेड जो एंटीबॉडी रिलीज होगी, वो फाइनली हमारे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी की। अब एलर्जी क्या होती है बेटा? एलर्जी, एलर्जी क्या है? इट एलर्जी को हम दूसरा नाम भी देते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। डेफिनेशन क्या है? एलर्जी इज एन exaggerated immune response to a certain antigen or allergen present in the environment such as the pollen, dust mites and dander animal dandruff। ठीक है। अब आपने जो फर होते हैं, फर एनिमल फर, जैसे कुत्ते के जो बाल होते हैं उनका फर होता है, या फिर बिल्ली के जो बाल होते हैं उनसे किसी को एलर्जी होती है। ठीक है, इस तरीके की जो रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में ट्रिगर करते हैं, आपने देखा होगा उन्हें स्नीजिंग आने लगती है, ठीक है, दाने हो जाते हैं स्किन पर, और भी काफी सारे के और छींकें रहती है, उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें हम एलर्जी कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर एलर्जन के अगेंस्ट में स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे, जैसे मुझे पैक्टिन से एलर्जी है, तो मैं कभी पैक्टिन वाले फूड ही नहीं खा सकता। ठीक है, तो जैसे मैं पैक्टिन वाले फूड खाता हूँ तो मेरी स्किन पे रैशेज होने स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, और मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है, मेरी बाउल मूवमेंट तक डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे एलर्जिक रिस्पॉन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एलर्जन के अगेंस्ट में स्टार्ट होते हैं। एलर्जन क्या होता है? एलर्जन कुछ नहीं होता। एलर्जन एक तरीके से क्या है, जो एलर्जी को ट्रिगर कर रहा है हमारी बॉडी में। जैसे इम्यून को ट्रिगर कौन कर रहा था? इम्यून सिस्टम को कौन ट्रिगर करता है? एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी। उसी तरीके से एलर्जन होता है। एलर्जन जब हमारी बॉडी में एलर्जी को ट्रिगर करता है तो उसे हम एलर्जन कहते हैं। ठीक है, जो एलर्जी को ट्रिगर करेगा। इस एलर्जी को हमने नाम दिया है हाइपर सेंसिटिविटी। किसी के अगेंस्ट में ऐसी हाइपर रिस्पॉन्स देना, सेंसिटिविटी में। ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एलर्जन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी। अभी मैंने आपको आईजीई एंटीबॉडी के बारे में बताया था प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पे देखो आईजी एंटीबॉडी, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो एलर्जी ट्रिगर, allergen trigger production of IgE antibody. IgE binds to a mast cell and basophils। ठीक है, कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स पर IgE एंटीबॉडी बाइंड्स होती है। अपॉन द री एक्सपोजर टू द एलर्जन, these cells release the chemicals like histamine and serotonin। ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन बेटा, ये जो दो केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, यही दोनों आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स में क्या होता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स में ही आपके ट्रिगर होते हैं आपकी स्नीजिंग, छींक आना। ठीक है, रैश। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग। ये सारी चीजें ट्रिगर करते हैं एलर्जी रिस्पॉन्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं? वाटरी आईज, रनी नोज, वीजिंग, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ठीक है, ये सारी चीजें। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक्सपोजर, इंजेक्शन ऑफ अ स्मॉल डोज ऑफ अ सस्पेक्टेड एलर्जन टू ऑब्जर्व द रिएक्शन। मतलब कि हम स्मॉल डोज देते हैं ऐसे एलर्जन की बॉडी के अंदर, हम देखते हैं कि उसके अंदर उससे एलर्जिक है या नहीं। ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कि उसे एलर्जी है या नहीं। ट्रीटमेंट, यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड टू रिड्यूस द सिम्टम्स। अब भाई हिस्टामिन और सेरोटोनिन जब रिलीज होते हैं तो उनसे एंटी हिस्टामिन और एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, modern lifestyle may lower the immunity and increase the sensitivity to the allergen, resulting in the high allergies and asthma rates, especially in children। अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता जा रहा है, अब पेरेंट्स को ही आप लोग देखते हो, पहले के जो पेरेंट्स थे वो बहुत जल्दी उठ जाते थे। ठीक है, और अपना उनका एक लाइफस्टाइल चलता था, वो एक हेल्दी चीज खाते थे, वो बचपन से ही हेल्दी चीज खा करके बड़े होते हैं। हैं, और उनकी नींव, कहते हैं ना कि जिस मकान की नींव बहुत मजबूत होती है उसे कोई इतनी आसानी से गिरा नहीं सकता। तो उसी तरीके से जब आपकी अपब्रिंगिंग ही अच्छी हुई है, आपकी ग्रोथ ही अच्छी तौर पे हुई है, तो आपको हो ही नहीं सकता कि आपको किसी चीज से एलर्जी हो। ठीक है, ये हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। वैसे हो किसी को भी सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। ठीक है, एलर्जी होने का। ठीक है, तो मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है इस रिस्पॉन्स को आज के टाइम में, क्योंकि आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा होता जा रहा है। ठीक है, आप पॉल्यूशन, आपकी एयर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं अस्थमा होने में। ठीक है, कौन कौन से इम्यून सेल्स जो होते हैं? सबसे पहले मास्ट सेल, इसको याद रखना है, यही मास्ट सेल जो होती है रिलीज करती है आपकी हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन।
बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। हिस्टामिन कॉज इमीडिएट सिम्टम्स, ठीक है, इमीडिएट सिम्टम्स। लेट फेज इन्वॉल्व इन द ल्यूकोटेरेंस साइटोकाइंस रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल्स टू लीडिंग सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये इस लाइन को आप डिलीट कर देना, ल्यूकोटेरेंस वाली को, ठीक है। लेट फेज में क्या होता है, ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं इतना, ठीक है। ये इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, यहाँ तक मैं खुद ही इसे काट देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे काट, तो क्लियर हुआ। एलर्जिक रिस्पॉन्स, आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी रिस्पॉन्स में वर्क करती है, और ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स पे जाकर के बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद फाइनली मास्ट सेल रिलीज करते हैं आपके हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज करते हैं सिम्टम्स, कौन से, एलर्जिक सिम्टम्स लाइक वीपिंग क्राइम, वाटरी आईज, स्नीजिंग, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हमें यूज करना चाहिए। ऑटो इम्यूनिटी, देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब ऑटोमेटिकली, ठीक है, इम्यूनिटी। अब ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी खुद की सेल्स के अगेंस्ट में करने लगे, इम्यून सिस्टम डेवलप करने वाले, इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। कैसे, बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक इट्स ओन सेल, मतलब हमारी बॉडी खुद का इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल को ही अटैक करने लगे, इट्स कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी एंड कॉजिंग डैमेज, ठीक है। इट्स हमने क्या कहा, ऑटो इम्यूनिटी। कॉजेज, ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर एंड अननोन रीजन, इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ये जेनेटिकली हो सकती है और होती भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिकली होती है बेटा, ठीक है। ये बात को मैं बता रहा हूँ आपको, जो ऑटो इम्यूनिटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जेनेटिक ही होती है, देखा गया है ऐसा रिसर्च में। इम्यून सिस्टम फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्फ, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम भूल जाता है कि उसके अंदर जो टॉलरेंस पावर होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि टॉलरेंस पावर होती है हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की, वो टॉलरेंस पावर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इसके ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, हाशीमोटो डिसीज कौन सी, ये थायराइड अंडर रिएक्टिविटी। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जिसे हम क्रॉन्स डिसीज भी कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ग्रेव्स डिसीज, ये थायराइड हाइपर एक्टिविटी, इसमें थायराइड ग्लैंड में ज्यादा T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसीज के एग्जाम्पल है, पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हैं अभी तक जितने भी हैं, ये सारे पूछे गए हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हाशीमोटो डिसीज, क्रॉन्स डिसीज, यही सारी चीजें। बेसिस acquired immunity has a memory to differentiate between the foreign and from the self, but breakdown leads to a autoimmune condition, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल्स होती हैं उनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज कर सके और एंटीजन को एक तरीके से टैकल कर सके। जब वो इस टॉलरेंस पावर को लूज कर देती है तो फाइनली रिलीज होता है बेटा किसका, ऑटो इम्यूनिटी का, और ऑटो इम्यून ट्रिगर। अब खुद की सेल के अगेंस्ट में, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बॉडी है, ये किसी पर्सन की बॉडी है, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडी है, ठीक है। हम मान लेते हैं उसके पास एंटीबॉडी है टीबी के अगेंस्ट में, ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है, टीबी के अगेंस्ट में। अब ये एंटीबॉडी किसके द्वारा बनी गई है, बी सेल के, ठीक है। अब बी सेल डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है, बी सेल डिफेक्टिव हो जाए और ये अपनी खुद की सेल्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी बनाने लगे और बी सेल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी ना बनाए, तो ऐसे केस में हम इसे ऑटो इम्यूनिटी, जो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के अंदर डिफरेंशिएट करना ही भूल जाए। ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट, देखो, ये ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट, सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं इनको समझते हैं। ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम एनी एनिमल, प्राइमेट एंड ह्यूमन अदर देन द रेसिपेंट। रेसिपेंट को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जो एक्सेप्टर होता है ना, एक्सेप्टर, जो किसी भी ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करता है, टिश्यू को एक्सेप्ट करता है, किडनी को एक्सेप्ट करता है, ब्लड को एक्सेप्ट करता है, उसे हम रेसिपेंट कहते हैं। कैन नॉट बी transplanted without matching because the recipient's immune system recognize the graft as a non-self and attack it। मतलब कोई भी ग्राफ्ट, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन को एक एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करने से पहले हमें उनकी मैचिंग करानी बहुत जरूरी होती है, उनके ब्लड की मैचिंग होती है, उनके HLA एंटीजन की मैचिंग होती है, ठीक है।
ये एक ऐसा एंटीजन होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी बेनिफिशियल होता है जब आप ट्रांसफर करते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एचएलए एंटीजन कहते हैं। और ये बहुत ही एक तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हें हम एंटीजन बोल देते हैं। ये एक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इनकी मैचिंग बहुत जरूरी होती है। आपने सुना होगा ब्लड ब्लड मैचिंग होती है, टिश्यू मैचिंग होती है, ठीक है, ट्रांसप्लांट से पहले। वरना तो जो डोनर से जो आपका बॉडी ऑर्गन ट्रांसफर करा गया है, उसे जो एक्सेप्टर है, जो हम कहे रेसिपेंट्स है, तो उसकी बॉडी उसे एक नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह कंसीडर करेगी और फाइनली उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगी और ग्राफ्ट रिजेक्शन हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ट्रांसप्लांट फेल हो गया भाई, टिश्यू मैचिंग, ठीक है। ये इन चीज की मैचिंग इंक्लूडिंग द ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन और एचएलए मैचिंग, ठीक है, और अ ब्लड ग्रुप मैचिंग इज एसेंशियल बिफोर द ट्रांसप्लांटेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिजेक्शन। इनका हमें मैचिंग करनी पड़ती है, एचएलए मैचिंग और हमारी ब्लड ग्रुप, ठीक है, इनकी। सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स प्राइमरीली ड्राइव द ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब सबसे पहले अब कोई भी ऑर्गन ट्रांसफर हुआ है तो ऑर्गन किससे मिलकर बना है, हमारा सेल से, ठीक है, टिश्यू से। तो उनके अगेंस्ट में ग्राफ्ट रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी। वेयर द T cells recognize foreign antigen on the graft and initiate attack और attack initiate कर देगा। Despite matching, patient must take the immunosuppressant drugs। मतलब अब मैचिंग हो गई, ठीक है, मैचिंग हो गई, उसके बाद भी ना अगर मैचिंग सक्सेसफुल है तो हम उसे ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक हम उसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का मतलब उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर ना हो, धीरे धीरे करके उसके साथ ढल जाए, ठीक है, उस ट्रांसप्लांट के साथ। lifelong to prevent the reduce the immune system rejection or transplanted tissue. Types of rejection: hyperacute rejection, acute rejection and chronic rejection। acute मैंने शुरुआत में बताया, acute का मतलब है लो, ठीक है, happen weeks to a month post transplant। मतलब हाइपर एक्यूट का मतलब है कि भाई बहुत ही फ्यू मिनट्स आपने तुरंत डाला और वो उसकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम बनाया, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में बनाया, ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट में, और उसकी बॉडी ने उसे किल कर दिया, ठीक है, और पेशेंट की डेथ हो सकती है इस केस में भी, ठीक है। एक्यूट रिजेक्शन ये विद इन द मंथ होता है और ये विद इन द मिनट होता है। हाइपर एक्यूट क्रोनिक ओवर द ईयर होता है, ठीक है, बहुत सालों में होता है, ठीक है। विद इन द मिनट होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, बहुत टाइम, 1 से 1.5 महीने के अंदर होता है तो उसे एक्यूट रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन का मतलब ओवर द ईयर। इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन के बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। स्पेशल केस लाइफ ग्राफ बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विंस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हैव द लोअर रिजेक्शन रेशियो। मतलब इसमें कौन सा कॉर्नियल रिजेक्शन, कॉर्नियल रिजेक्शन का मतलब जो सेम इंडिविजुअल होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनके बीच में अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन करा जाता है तो उनके बीच में जो रिजेक्शन होता है तो बेटा वो एक तरीके का सक्सेसफुल ट्रांसफर करते हैं। इसमें सबसे लोअर चांस होते हैं रिजेक्शन के, क्योंकि उनकी सारी बॉडी सेम होती है, क्योंकि वो ट्विंस होते हैं। ओके, क्लियर हुआ ट्रांसप्लांट के बारे में। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, इसी को हम कहते हैं बेटा इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। इसमें बहुत सारे इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन में हम दो तरीके से एंटीजन का यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हम लाइव एंटीजन का यूज करते हैं, लाइव एंटीजन, ठीक है, लाइव एंटीजन, ठीक है। और उसे हम उसकी एंटीजेनिसिटी को लूज कर देते हैं, एंटीजेनिसिटी को लूज कर देते हैं, एंटीजेनिसिटी को लूज कर देते हैं, या फिर हम बात करें किल कर देते हैं एंटीजेनिसिटी। यूज होता है उसमें हम डायरेक्ट ही एंटीबॉडी वैक्सीन का यूज करते हैं, एंटीबॉडी वैक्सीन, ठीक है। अब एंटीबॉडी वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, एंटीजन वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बनाने के लिए, सॉरी, देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वैक्सीन है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। लाइव वैक्सीन, लाइव और एटेन्यूटेड वैक्सीन वीकेंड द लाइव पैथोजन दैट रेप्लिकेट बट डू नॉट कॉज डिसीज। मतलब उसे वीक कर देते हैं, जो एंटीजन होता है उसे वीक कर देते हैं, उसकी एंटीजेनिसिटी को लूज कर देते हैं और हम कहें किल कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एमएमआर वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, पोरल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये सारी की सारी वैक्सीन के नाम है। दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। पैथोजन किल्ड और इनएक्टिवेटेड, लाइक हीट और केमिकल, हीट और केमिकल का यूज करके हमने उस पैथोजन को किल्ड कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है। साल्क एंड पोलियो, पोलियो की दो तरीके की वैक्सीन आती है ना, एक सॉक एंड सेबिन वैक्सीन,
ठीक है। इसमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट रहती है, किल्ड वैक्सीन में बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट। सब यूनिट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड और कंजुगेट, इन सभी वैक्सीन स्पेसिफिक पार्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल अब बैक्टीरिया जो होता है भाई, बैक्टीरिया के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, बैक्टीरिया के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए भी होता है भाई, ठीक है। उसकी सेल वॉल भी होती है, ठीक है। उसका फ्लेजला भी होता है, फ्लेजला, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट के अगेंस्ट साथ हम जब एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है, तब उसे हम सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, या फिर कंजुगेट वैक्सीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन। टॉक्सोइड वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, मतलब जैसे कोरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया टॉक्सिन के डिप्थीरिया, ठीक है। टिटनेस, डीटीपी वैक्सीन जो होती है एक तरीके की टॉक्सोइड वैक्सीन है, डीटीपी, डीटीपी वैक्सीन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये एक तरीके का टॉक्सोइड वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन, जैसे कोविड 19 के केस में हमने पी फाइजर मॉडर्ना नोवल टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने वैक्सीन बनाई थी मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इबोला वायरस, कोविड 19 वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, हार्मलेस वायरस डिलीवर पैथोजन जेनेटिक मटेरियल, हमने केवल जेनेटिक मटेरियल देते हैं, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में डीएनए डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन के टाइप्स हैं, ठीक है, और ये वैक्सीन के नाम हैं, और उन वैक्सीन का कैसे वो बनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। वैक्सीन के बारे में, इम्यूनाइजेशन कैसे होता है, वैक्सीन को वैक्सीनेशन को ही हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, हम किसी बॉडी में वैक्सीन डालते हैं, ठीक है। अब जब मैंने बात करी थी, आपको याद हो, आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली हम दो तरीके से वैक्सीन बनाते हैं, एक होता है एंटीजन से, एक होता है एंटीबॉडी से। एंटीजन जब हम किसी की बॉडी में लाइव देते हैं, तो उसमें आते हैं, वो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, डायरेक्टली एंटीबॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये टॉक्सोइड एंटी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस एंटीबॉडी वैक्सीन की बात करें, इस एंटीबॉडी वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है, समझो एक चीज। हम एंटीजन लेते हैं, ठीक है, हम उस एंटीजन को ट्रांसफर करते हैं रैबिट में या हॉर्स में, उसकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब वो एंटीबॉडी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फाइनली उस एंटीबॉडी को प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग करके फाइनली उसे एक वैक्सीन में डेवलपमेंट कर देते हैं, ठीक है, वैक्सीन में डेवलपमेंट करते हैं। उस वैक्सीन को हम देते हैं, ट्रांसफर करते हैं पेशेंट में, ठीक है, पेशेंट में। अब देखो, हमने एंटीजन से एक एंटीबॉडी वैक्सीन बनाई थी, और जो हमने पेशेंट में यूज करी उसे हमने कहा पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में मतलब उसमें पेशेंट की बॉडी को कोई रोल ही प्ले नहीं करना है, हम सेल्फ मेड एंटीबॉडी बना करके हम डायरेक्टली पेशेंट को ट्रांसफर कर देते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। यही होता है आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक एंटीजन से एंटीबॉडी बनाई जाती है, हॉर्स एंड रैबिट में ट्रांसफर करते हैं, फाइनली उस वैक्सीन को पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। सीरम को आइसोलेट करते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि एंटीबॉडी जो होती है वो सीरम में होती है। अब सीरम क्या होता है, ये तो पता ही होगा बच्चों आपको, ब्लड होता है, ब्लड से ही हमारा सीरम निकलता है। सीरम के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होते हैं। तो यही सीरम को निकाल करके हम डायरेक्ट एंटीबॉडी को प्रोसेस करते हैं और पेशेंट में ट्रांसफर करते हैं। तो चलो बच्चों, आज आपका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट सेकंड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। हमने इसे 3 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म करना है, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हम अपलोड करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स कौन सी आती है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, आपको इसमें बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी। फिर इसके बाद एक चौथी वीडियो हम डालेंगे कंप्लीट करने के बाद चैप्टर, इसमें हम एवेल्युएट करेंगे कि हमने क्या सीखा, क्या जाना, हमने डेली लाइफ में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो कि वैक्सीन, अब कोविड 19 आया था, तो इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वैक्सीन के बारे में सुना, किसी ने कोवैक्सीन लगवाई, हमने कोवैक्सीन के बारे में सुना, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की थिंग्स के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए खत्म हुआ, और अभी मेरा फ़ोन भी आ चुका है, तो चलिए बाय। और प्लीज़ फॉलो माय यूट्यूब चैनल।